हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का, उसमें हमने बेसिक्स देखे थे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। इस तरीके की चीज़ें हमने देखी थी ना, जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी वो देखी थी। देन हमने कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ देखा था, जो कोई दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को बताता है। राइट, आई होप यहाँ तक कि आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। ओके, अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। देखो, हम मानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिकल चार्ज Q जो है ना, वो स्पेस में है कहीं, ठीक है। अब जब भी कोई दूसरा चार्ज इसके पास आएगा तो उसको एक फोर्स फील होगा, ठीक है। अब वो जो फोर्स उसको फील हो रहा है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। यानी ये आवेश Q पड़ा हुआ है, जब भी किसी दूसरा आवेश को यहाँ पर लाया जाएगा तो वो एक तरह के बल का अनुभव करेगा, जो प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण बल भी हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे चार्ज Q0 हम यहाँ ला रहे हैं, ये एक्चुअल चार्ज है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि Q0 जो है वो ये चार्ज Q जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है उसके हिसाब से फोर्स अकॉर्डिंग लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इसके अराउंड वो स्पेस जहाँ पर कोई दूसरा चार्ज जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, उस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? ये कोई चार्ज पार्टिकल है Q, इसके पास में जब हम कोई दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेकर आएंगे तो वो एक फोर्स फील करेगा। तो ये जो रीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है, आप लोग लिखते जाना साथ में चीज़ें, है ना, इतना मैं नहीं लिखूंगी, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाएगा, समझ लीजिए साथ में लिख लीजिए। अब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या हो सकता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज भी हो सकता है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन आइदर बी चार्ज और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम पर डिपेंड कर रही होती है, टाइम के साथ चेंज हो रही होती है, उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन होता है। ओके, अब अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी हमें निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप लोग हिंदी वर्जन एक बार चेक कर लेना, शायद इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ओके, वैसे हिंदी के सारे वर्ड्स में बता दूंगी, बट हो सकता है किसी का और कोई एक्चुअल निकल के आ रहा हो तो अपने अकॉर्डिंग देख ले, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो ये जो चार्ज हम लेकर आए थे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? टेस्ट चार्ज। ये Q क्या था, एक्चुअल चार्ज, ओके, जो प्रेजेंट था, और Q0 क्या है, जो टेस्ट चार्ज हम लेकर आए हैं। तो अगर कोई टेस्ट चार्ज Q0 जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, Q की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमको पता है कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हम बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाई Q0। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर किसी चार्ज की वजह से किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पे याद रखना कि कौन सा चार्ज लिया हमने, एक्चुअल चार्ज नहीं लिया, एक्चुअल चार्ज की वजह से उस पर लगने वाला फोर्स लिया है और टेस्ट चार्ज लिया है। ओके, अब ये वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है ना, अदिश राशि है, इसका मतलब एफ जो सदिश राशि है उसकी जो दिशा होगी वही ई की भी दिशा होगी। ओके, अब यहाँ पर ये चीज़ आप ध्यान में रखिए कि जो टेस्ट चार्ज Q0 है वो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा। ओके, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि सोर्स चार्ज जो है वो ये है और ये टेस्ट सोर्स चार्ज ये है, ये टेस्ट चार्ज है, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। तो हम लोग जनरली इसको कैसे लिखते हैं, E वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q0, ठीक है।
क्यू नॉट टेंस टू जीरो क्या बता रहा है कि टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू जो है वो अप्रिशिएबल होगी, ज़्यादा होगी, तो उस केस में तो खुद का फील्ड बना देगा। तो हम जो चीज़ निकालना चाह रहे हैं वो क्या निकालना चाह रहे हैं, इस एक्चुअल चार्ज, सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो। अब अगर आपको बोला जाए कि इसका फॉर्मूला तो हो गया, इसकी यूनिट निकालो, तो कैसे लिखोगे? यूनिट एफ अपॉन क्यू से दे सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। और दूसरी यूनिट भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, वो होती है वोल्ट पर मीटर। इक्वल्स टू वी बाई डी होता है ना फॉर्मूला, तो उससे वोल्ट पर मीटर निकल सकती है। अब अगर आपको बोल दिया है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई वेक्टर है, ठीक है, और आपको चार्ज क्यू के ऊपर फोर्स निकालना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? एफ इक्वल्स टू क्यू ई। ये जनरल फॉर्मूला है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यान से अपने नोट्स में नोट कर लेना। एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ में और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी तो वो कैसे निकालोगे? तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है। ई वेक्टर क्या होता है? लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ओके, अब कोई चार्ज क्यू मान लो, कोई चार्ज क्यू नोट मान लो, ये टेस्ट चार्ज है, ये एक्चुअल चार्ज है। ओके, ये पॉइंट चार्ज ऐसे। ओके, अब यहाँ पर आपको इसकी वजह से इस पर फोर्स निकालना पड़ेगा। एफ वेक्टर क्या है? इस एक्चुअल चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, जो चीज़ है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो। फोर्स का फॉर्मूला हमने कल क्या देखा था? एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर, कूलाम लो देखा था ना। तो एफ क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू वन यानी दो चार्जेस जो है वो कौन कौन से? क्यू और क्यू नोट। तो इसकी जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे? एफ की जगह के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डिवाइड में एक क्यू नोट ऑलरेडी चल रहा है, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो ई वेक्टर क्या निकल के आएगा यहाँ से? क्यू नोट तो बचा ही नहीं ना, तो सीधा आप लिख सकते हो के क्यू बाय आर स्क्वायर। और डायरेक्शन लिखनी है, तो एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? इन दोनों के बीच की लाइन के अलॉन्ग होगी, तो आर कैप के अलॉन्ग होगी, तो आर कैप। ओके, अब हो सकता है आपको ये दूसरे फॉर्म में मिले, यानी ये कैप की जगह आपको वेक्टर फॉर्म में भी मिल सकता है। तो वो कैसे लिखने आएगा? के क्यू अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। दोनों एक ही बात है। कैसे? क्योंकि देखो इधर मैं रफ टाइप से कर रही हूँ, के क्यू आर वेक्टर है, तो किसी भी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो? उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय उसकी डायरेक्शन। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सिंपल आर, उसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? आर कैप हो जाएगी। ओके, इसको आप क्या लिख सकते हो? के क्यू आर वेक्टर को आर कैप डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? आर क्यूब, तो आर स्क्वायर बचेगा ना। तो ये के क्यूब आर स्क्वायर आर कैप। तो ये बस कुछ नहीं है, लिखने के तरीके हैं, आपको दोनों तरीके पता होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप लोग सोचो कि आर क्यूब के साथ आर स्क्वायर चलना है। ये ध्यान रखना कि उसके ऊपर आर कैप है या फिर आर वेक्टर है। तो ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब अगर आपको इसको एग्जाम में लिखना तो पूरा लिखना कि हम मानते हैं कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू प्रेजेंट है, हम वहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नोट को लेकर आ रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्यू नोड के जो है उसको हम लोग कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से। क्यू और क्यू नोड के बीच की डिस्टेंस हम आर मान रहे हैं, ठीक है। और वेक्टर डिफाइन कर देना आर वेक्टर, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना, अलग से लिखना कि बाय कूलम्ब्स लॉ हमको पता है कि फोर्स कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर चार्जेस ये हैं, तो इसकी एफ़ की वैल्यू वो होगी। फिर एफ़ की वैल्यू आप लोग यहाँ पर पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, लास्ट में इस रिजल्ट को शो करोगे। ओके, तो ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब एक छोटा सा पॉइंट फोर्स से रिलेटेड है, उसको और देख लीजिए। फोर्स बिटवीन मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सारे चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा और अध्यारोपण सिद्धांत।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक ही बात है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो क्या कहता है? पहली चीज़ आपको पता है ये फोर्स एक कैसी राशि है, स्केलर है या वेक्टर है? ये एक वेक्टर है ना, सदिश राशि है ना। फोर्स की डायरेक्शन अभी तो हमने देखी थी आर कैप, इस तरीके से। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जब बहुत सारे पॉइंट चार्जेस एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कोई स्पेस है वहाँ पर, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है, तो टोटल फोर्स किसी भी चार्ज के ऊपर कैसे देंगे? मान लो यहाँ पर Q1, Q2, Q3 इस तरीके से बहुत से चार्जेस है, Q4 एंड सो ऑन। हमको किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, ओके। तो वो कैसे दिया जाएगा? हर चार्ज उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है उसका वेक्टर सम लेंगे, टोटल वेक्टर सम, ठीक है। यानी F, जैसे एक के ऊपर लेना चाह रहे हैं कि F1 के ऊपर कितना लग रहा है, तो 1 के ऊपर 2 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, 1 के ऊपर 3 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, हम किस पे निकाल रहे हैं? 1 पे निकाल रहे हैं ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन टिल n मान लेते हैं हम लोग कि Qn चार्जेस हैं, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर चार्ज Q1 के ऊपर हम टोटल फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो ये भी इस पे लगा रहा है, ये भी इस पे लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, तो सारे फोर्सेज जो इस पर लग रहे हैं उनका वेक्टर सम जो होता है वो किसके बराबर होगा? टोटल फोर्स, ओके। Principle of superposition states that when a number of point charges are interacting with each other, then the total force on a given charge is vector sum of the forces exerted on it due to individual charges, okay। तो F इंडिविजुअल चार्जेस कौन से? 2 की वजह से हो गया, 3 की वजह से हो गया, 4 की वजह से हो गया, n चार्जेस मान लेते हैं हम लोग, तो n की वजह से हो जाएगा। अब इसके लिए आप लोग फेयर करते टाइम ध्यान रखना, Q1 के ऊपर जैसे यहाँ से इसको किया पूरा एक्सेस बनाना XYZ इस तरीके से, और फिर इन चार्जेस को बताना कि इन दोनों जैसे Q1 Q2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लिखना R12, ओके। तो एक कैसे निकलेगा जो तो बताना K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, फिर उनके बीच की डायरेक्शन R21 कैप R12 कैप आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ओके। जैसे इसका मैं चलो एक का लिख के बता देती हूँ, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच में R12 का स्क्वायर, और डायरेक्शन लेंगे इसके अंदर तो कैसे लिखेंगे? R21 कैप, ठीक है, F1 वेक्टर। ऐसे ही 3 के लिए लेंगे तो K कौन सा चार्ज है? एक तो पहला चार्ज है Q1, और कौन सा तीसरा चार्ज Q3, डिवाइडेड पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी लेंगे? मान लो इधर से R13 लेते हैं तो R13 का स्क्वायर, और डायरेक्शन R31 कैप, इस तरीके से, ओके। अब यहाँ पर जैसे R12 है, R13 है, ये क्या है? Q2 Q3 इनकी क्या है? डिस्टेंस है Q1 से, ओके। और जो ये R21 कैप R31 कैप ये क्या है? ये यूनिट वेक्टर्स है जो हमने उनकी डायरेक्शन के अलोंग लिया है, फोर्स की डायरेक्शन के अलोंग, ओके। अब यहाँ से आप क्या कर लोगे? सब में K Q1 तो कॉमन आ जाएगा और बाकी चीज़ लिख सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, वो ध्यान होना चाहिए और इसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ओके। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ओके। कोई भी पॉइंट चार्ज Q है, उसकी फील्ड में हम जब कोई चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज लेकर आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ओके। तो ये जो रीजन होता है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्सेज चार्ज भी हो सकता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। यहाँ पर हम कौन से की बात करें? चार्ज की बात करें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ओके। यूनिट निकाल दिया हमने, फोर्स की न्यूटन और चार्ज की कूलम, और इक्वल्स टू V/D फॉर्मूला भी होता है, उससे वॉल्ट पर मीटर भी यूनिट हो सकती है। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हम अलग अलग क्वांटिटीज़ की देखते हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया? फॉर्मूले को यूज़ किया है, कूलम लॉ का यूज़ किया है, फोर्स की वैल्यू लिखी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली, ओके। देन फोर्स बिटवीन मैनी चार्जेस एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है? बहुत सारे चार्जेस है, उसकी वजह से किसी एक पे निकालना है, तो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्स उस पर लग रहा है चार्ज पर, उनके वेक्टर सम्स के बराबर होगा। आप लोग अगर इसको डिटेल में करना चाहते हैं तो सारे स्टेप्स लिख के कॉमन लेके फाइनल चीज़ें लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको मेन इसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए और इस नोटेशन से आप लोग इसको लिख के रख सकते हैं, ओके। तो आज अब यहीं तक, क्योंकि जो दूसरी चीज़ है वो थोड़ी सी अलग हो जाएगी, अलग इन द सेंस की नेक्स्ट टॉपिक के रूप में हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, ये तीनों क्या होते हैं, इन तीनों के लिए जो डेंसिटी होती है वो चीज़ें कैसे डिफाइन की जाती है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है,
वो हम लोग कल की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहीं तक, थैंक यू।